अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिर अली बलोच साहब। नाज़रीन, आज की सबसे अहम डेवलपमेंट जिस पर आज हम बात करने जाएंगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। उनके साथ इस वक्त सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद हैं और यहाँ पर इस पर हम ये बात करेंगे क्योंकि कुछ दिनों पहले से पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशंस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मामलात भी सामने आए। जब जैसे ही वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान दिया था, उसके बाद बहुत सी डेवलपमेंट हमने देखी हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। वैसे तो ISPR ने क्लैरिटी दे दी है कि ये पहले से तयशुदा दौरा था और दिफाई लिहाज से दौरा किया जा रहा है, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि बैकडोर पर क्या स्टोरी है। इसके साथ साथ आज एक और जो अहम डेवलपमेंट हुई है, कुछ दिनों पहले हम सुन रहे थे कि कमेटी बनाई जा रही है, कराची के मसाइल हल किए जाएंगे। 2 बार पहले भी ये कमेटीज बनी लेकिन उनको खातिर खा कारकर्दगी सामने नहीं आई, कोई हमने इसमें डेवलपमेंट नहीं देखी, कोई काम नहीं किया गया। एक बार फिर से कराची के लिए कमेटी बनाई गई है जिसमें वफाक और सूबे के जो नुमाइंदे थे उन्होंने शामिल होना था, लेकिन आज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उसकी तरदीद कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि कमेटी नहीं है, सिर्फ बात है। सियासी जमातों की कमेटियां सियासी कामों के लिए ही बनती हैं और मजीद इसके साथ उन्होंने जो बात की है वो ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत और असम्बली की एग्जीक्यूटिव पावर किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती और इख्तियारात के साथ किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। यानी कि सिंध हुकूमत को भी खतरा है कि शायद बैकडोर पर उनके साथ जो है वो कोई गेम ना हो जाए। एग्जीक्यूटिव पावर की जो वो बात कर रहे हैं कि उनसे वो ना छिन जाए, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि NDMA और विफाक की इजाजत के बगैर हम कोई काम नहीं करेंगे। इन तमाम इशूज पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ तोशा खाना रेफरेंस में आज आसिफ अली जरदारी साहब पेश हुए हैं और एक बार फिर से फर्दर जुर्म के लिए एक और नई डेट दे दी गई है। और इसके साथ साथ इसी केस में जब नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात हुई है तो वो ये भी कह रहे हैं कि वो जमानत पर हैं या मफरूर हैं। इस हवाले से अदालत ने मजीद आगे आने वाले दिनों में रिकॉर्ड तलब किया। उस पर भी बात करेंगे क्या वाकई में जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका वतन वापस आना अब नागुज़िर हो चुका है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपके जानिब आऊंगी। बहुत ज्यादा रूमर चल रहे थे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशंस खराब हो चुके हैं वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बयान दिया था उसके बाद से, लेकिन फिर ISPR की जानिब से क्लैरिटी भी आई है कि जो दौरा है ये पहले से प्री प्लान था और दिफाई लिहाज से दौरा किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है? पहले तो मारिया, एक चीज़ मैं आपको बताना कि हमने देखा कि 2 साल में हमने PTI की हुकूमत पे बहुत क्रिटिसाइज़ किया। हमने कारकर्दगी के हवाले से बहुत तनकीद उन पे हुई। कैबिनेट बहुत बड़ी है, कोई चीज़ हो नहीं सकी, रिफॉर्म नहीं हो सकी। लेकिन मेरा ख्याल है जो अच्छी बात है उसको भी मानना चाहिए। आज के दिन हम कहेंगे कि 2 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक कल के हवाले से, एक आज है। आज की डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन रेमिटेंसेज जो हमारे पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजते हैं वो रिकॉर्ड दी हाईएस्ट वन $2.7 बिलियन प्लस जुलाई के महीने में। ये पिछले महीने के मुकाबले में 27% से ज़्यादा है। और ये मौजूदा माली साल जब ख़त्म हो रहा है तो ये तकरीबन $23 बिलियन प्लस होंगे। ये भी ऑल टाइम हाई होती नज़र आ रही हैं। तो एक तो ये बहुत खुशाइन बात है कि बाहर से पाकिस्तानियों ने एक एतमाद की फ़िज़ा है तो पैसा भेज रहे हैं, और बावजूद इस बात के कि आपको हवाला हुंडी के ज़रिए ज़्यादा पैसे मार्केट में मिलते हैं, आप फिर भी बैंकिंग चैनल के ज़रिए पैसा भेज रहे हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मेरा ख्याल है जो इससे भी ज़्यादा अहम है वो है कि हमारे वसाइल लुट रहे थे और लुट रहे हैं अब तक, वो 2 बड़ी चीज़ों पे। सबसे बड़ा मसला हमारा एनर्जी का है, एनर्जी क्राइसिस, और बिगेस्ट एनर्जी होल जो है ना जहाँ पे हमारे पैसे जा रहे हैं वो ये है। तो जिस मायदा भी हुआ है, सवाल एक मायदा जो हुआ है ना, ये कुछ 8 महीने के मायदे के बाद जो सामने चीज़ें आई हैं, जो आपके लिए, मेरे लिए, आम आदमी के लिए जो मसला है वो ये है कि बिजली की कीमत जो 24 रुपये पर यूनिट थी वो 14 रुपये पर यूनिट होने जा रही है। इसमें 700 रुपये का हुकूमत को फ़ायदा होगा। फिर लॉन्ग टर्म में आप देखें कैपेसिटी चार्जेस वो लिया करते थे, जो बिजली पैदा नहीं भी होनी उसके भी वो पैसा लिया करते थे। फिर ये डॉलर भी, हाँ, फिर डॉलर में सारी पेमेंट जाती थी, वो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात थी। 19 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो माहिदा हुआ है, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये हमारे एनर्जी का क्राइसिस आज भी तकरीबन 2150 रुपये के हमारे आप देख लें सर्कुलर डेट पे रुके हुए हैं। इसमें कमी होगी और आपके लिए, मेरे लिए अच्छी बात है कि बिजली की कीमतें कम होगी। ये तो 2 खबरें अच्छी तो कहने वाली। अब आ जाए आपके सवाल पे।
देखें, आपको याद होगा कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले शाह महमूद कुरैशी ने 2 बैक टू बैक बड़े चैनल्स को इंटरव्यू दिए थे और उनके बारे में कहा जाता है कि बड़ी सोच समझ के बात करते हैं, ऐसे नहीं कहीं गलती हो गई तो फ़ॉरेन ऑफिस तस्दीक कर देगा। उन्होंने बड़ा सोच समझ के बात की थी और सवाल का जवाब हुआ था कि जी जिस तरीके से मंझे हुए सियासतदान भी है, फॉरेन मिनिस्टर पहले भी रह चुके हैं और रेमंड डेविस के मसले पर उन्होंने खुद रिज़ाइन भी किया था। अब देखें, बात यह है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली में सिक्योरिटी काउंसिल में इस साल 4 मरतबा कश्मीर डिस्कस हो चुका है। OIC में हम इस पर बात ही नहीं कर रहे। OIC जो ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उसमें एक दफ़ा बात हुई है, वो भी कॉन्टैक्ट ग्रुप का जो इजलास हुआ। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि जी फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल में इसको डिस्कस किया जाए। सऊदी अरब क्योंकि सेक्रेटेरिएट भी है और वो लीड भी करता है, किसी ना किसी वजह से उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं, मोदी के हवाले से भी उनके इंटरेस्ट भी हैं, उनके मुल्क के हवाले से भी है। लेकिन इस मसले में पाकिस्तान बजा तौर पे महसूस कर रहा था कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तुर्की, मलेशिया और बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान के साथ इस हवाले से खड़ा होना चाहते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी ने ये बात की थी दोनों इंटरव्यूज में कि भी अगर ऐसे ही चलता रहा सिलसिला तो हम फिर बाकी इस्लामी ममालिक के साथ मिल के इस मसले की तरफ जाएंगे। तो इसका उनकी तरफ से रिएक्शन आया, जो बहुत सारी बातें हुई कि जी $1 बिलियन, हमने $3 बिलियन उनसे कैश लिया हुआ है। अब ठीक है, उन्होंने दिया, बेल आउट किया हमें, चाइना से लेके $1 बिलियन वापस कर दिया। $3.2 बिलियन के हमें वो उन्होंने डेफर्ड पेमेंट पे तेल देना था, वो दे भी रहे हैं, वो अभी तक मामला चल रहा है। देखिए, अब जो बताने वाली बात है कि जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी का बयान आया, फिर ISPR की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई, मेरा ख्याल है बेहतर यही होता कि दोनों 19-20 का फ़र्क रहा उनमें, फॉरेन ऑफिस इस पे बात करता या क्लैरिफिकेशन ऐसी आती कि जिससे ये न लगता कि शायद सिविल और मिलिट्री अदारों में कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी सोच का फ़र्क है। बहरहाल जिस तरीके से अब हमारे आर्मी चीफ वहाँ पे गए हैं, ISI के चीफ भी वहाँ पे गए हैं। देखिए मारिया, पहले तो एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ, जो कुछ लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के ऑप्शन शायद नहीं है, अब ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, सऊदी अरब UAE का जो प्लान किया उन्होंने इजराइल से ताल्लुकात बेहतर करने का, उनको रिकगनाइज़ करने का, हमारे ऑप्शन और बढ़ गए हैं। अब रीअलाइनमेंट्स पूरे रीजन में हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं। अब देखना ये है कि एक तरफ हमें बबांगे धोल तुर्की भी सपोर्ट करता है, मलेशिया भी सपोर्ट करता है, ईरान भी सपोर्ट करता है, चाइना भी सपोर्ट करता है, टू सम एक्सटेंट रशिया भी हमें सपोर्ट करता है। अब देखें, आइसोलेशन का आलम तो किसका, अमेरिका का। अभी आप देख लें जिस तरीके से ईरान के खिलाफ परसों करारदाद फेंक के मारी गई है, 15 मालिक में आप सिक्योरिटी काउंसिल में 1 वोट अमेरिका को मिला है, वो भी डोमिनिकन रिपब्लिक का, एक उनका अपना वोट था। उसमें चाहिए होते हैं 10 वोट आपको अपनी बात मनवाने के लिए, रेजोल्यूशन थ्रू करने के लिए। 9 ने एब्सेंटीज रहे 9, और बाकी मालिक जो है पाकिस्तान अपना इसमें चाइना ने मुखालफत की, रशिया ने मुखालफत की, दोनों। सर, जिस तरह से अभी सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात हम देख रहे हैं बड़ी तेजी से आगे जा रहे हैं, तो इससे खित्ते में क्या नई डेवलपमेंट मुतवक्के हो सकती है? मैं उस पर भी आता हूँ। पहली बात मैं बता दूँ आपको कि जो हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं वो कोई ट्रांजेक्शनल नहीं है। अगर कोई समझता है कि जी वन ऑफ किस्म की चीज़ है तो ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे सदियों से रिलेशन है, हमारे उनके साथ सिक्योरिटी और मिलिट्री रिलेशन है, हमारी अफवाज उनके अफवाज को ट्रेन करती हैं। फिर आपने देखा कि जिस तरीके से हमने, हमारे लिए कितने एजाज़ की बात है कि हरमैन शरमैन जो है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कहा है कि जी अपनी जानें लड़ा देंगे। उनको भी पता है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग ही हमारी सपोर्ट में आएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये बात कहना है कि जी खुदा ना खास्ता एकदम से ताल्लुकात बिखर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आगे चल के अब ऑप्शन हमारे लिए और खुलना शुरू हो गए। अब ये जो आप पूछ रही हैं UAE और सऊदी अरब वाला मामला, अब उन पर भी दबाव आ रहा है, उनके लोगों का दबाव आ रहा है, फिर बाकी मालिक का दबाव आ रहा है। कल ईरान ने जो स्टेटमेंट दिया, उसने कहा नेक्स्ट डोर नेबर UAE, तुम्हें तो हम खा जाएंगे, इन सो मैंने वर्ड्स ये कहा उन्होंने, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे, मेरा ख्याल है सऊदीज़ भी डेफिनेटली सोचेंगे। आज एक मैं आर्टिकल पढ़ा था सऊदी अरब के अखबार में, एक हमारे फॉर्मर उनके सफ़ीर उज़ैरी साहब यहाँ से गए, उन्होंने लिखा है आर्टिकल में, उन्होंने कहा कि जी ताल्लुकात हमारे ठीक है, छोटी मोटी हमारी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि, लेकिन उनको जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं रंज था कि 2016 में जब वो चाह रहे थे कि जी पाकिस्तान फौज यमन में भेजे, तो हमारी पार्लियामेंट ने मना कर दिया था कि जी नहीं, हम नहीं ऐसा कर सकते। उनको इस बात का अफसोस पे था, UAE के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दिया था कि जी हम उठा के पाकिस्तानियों को सबको भेज देंगे। लेकिन ये वन गो में कोई चीज़ नहीं होती, बाहमी मफादात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एज वी स्पीक, आई एम श्योर के आर्मी चीफ और जो हमारे
और लोग भी गए हैं वहाँ पे, डेफिनेटली अपना नुक्ता नज़र बताएंगे। और ये उनकी तरफ से हम जो देखते हैं कि जो खामोशी है उस पर भी उन्हें सोचना पड़ेगा हमारी। अब ऐसा नहीं चल सकता। देखिए कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है हम आइसोलेट नहीं कर सकते, बोलना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान आइसोलेट हो रहा है, हम नहीं हो रहे, तनाई का शिकार वो हो रहे हैं। आज नेपाल जैसा मुल्क जो है ना उनके सामने खड़ा हो गया। भूटान ने पानी उनका बंद कर दिया, नेपाल लैंडलॉर्ड कंट्री है, उनके मसाइल पैदा हो गए, चाइना के साथ उनके ताल्लुकात खराब हैं, अफगानिस्तान ने उनको धक्का दे के बाहर फेंक दिया है, तालिबान ने कहा नथिंग डूइंग, तुम्हारा हिंदुस्तान कोई रोल नहीं है। तो हमारी अहमियत हर लिहाज से है, हम जहाँ पे हमारा मुल्क है जोग्राफिया के तौर पे हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, सारा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ें हमारे इंटैक्ट हैं। और ये थोड़ी बहुत तो गिला शिकवा है, आई एम श्योर कि ये प्रोसेस में दूर। आपको लग रहा है कि जो बयान था उसकी वजह से ही ये जो थोड़ी सी अनबन हुई है, उसकी वजह से अनबन हुई है, जो कुछ भी है मेरा ख्याल है ये एक रिव्यू करना पड़ेगा MBS को, MBZ को, जो सरबराह हैं UAE के मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान अपना सऊदी अरब के हैं। उन्हें देखना पड़ेगा कि भी इस्लामी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। और बाय द वे रिएक्शन आना शुरू हो गया, लोगों ने अखबारात में, और आप देख लें हमारे मुल्क में हर तबका फ़िक्र के लोगों ने इस पर रिएक्ट किया। पैलेस्टाइन से हम कैसे हट सकते हैं? अब हमारा 74 साल का अब अपना एक पुराना स्टैंड है, इसको हम कैसे ख़त्म कर पहुँचे? ऐसा नहीं हो सकता, उनको भी पता है कि ये मुमकिन नहीं है। अब ठीक है, 2 स्टेट का जो कहा गया है, 2 स्टेट होनी चाहिए पैलेस्टाइन के बारे में, हम पैलेस्टाइन ना उन्होंने भी माना हुआ है, सऊदी अरब को अपना इजराइल को इजराइल भी मानता है, वो आप कायम कर दें, चीज़ें ठीक हो जाएँ। फर्दर नेक्सेशन जो है ना वो जिस तरीके से कर रहा है, और वो जो हुई है सऊदी अरब ने यही कहा है कि जब हमसे वादा किया है कि फर्दर जगहों पे कब्जा नहीं किया जाएगा। अभी कहीं ना कहीं जाके तो ब्रेक लगनी चाहिए ना। जिस तरीके से पैलेस्टाइन के लोगों को मारा जा रहा है, कश्मीर के 69 लोगों को मारा जा रहा है, तो मेरा ख्याल है ये 57 ममालिक का जो ब्लॉक है ना, इन्हें इस पर सोचना चाहिए। और फिर जो रिएक्शन इन मुल्कों के अंदर आ रहा है, ये मेरा ख्याल है सऊदी अरब UAE को मजबूर करेगा कि इतने बड़े फैसले जब कर रहे हैं तो फिर इसमें प्रोसेस में आप ये भी देखें कि वहाँ तशद्दुद बंद हो, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती बंद हो। ठीक है, आपके इंटरेस्ट है, आप कभी कभी कहते हैं इंटेग्रल पार्ट है हिंदुस्तान का कश्मीर, तो लेकिन ये भी तो देखें वो आपके मुसलमान बहन भाई वहाँ पे जो जुल्म ज्यादती का शिकार है वो आपकी तरफ देखते हैं। आप इस्लामी ममालिक की लीडरशिप आपके हाथ में, तो आपको भी कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान ने यही रिएक्ट किया ना कि भाई आपको आगे आना चाहिए। ठीक है, अच्छा साहब, साबिर अली बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को अपना वक्त दिया है। क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपसे ये करना चाहूंगी आज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का बयान सामने आया। वो ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत और असेंबली की एग्जीक्यूटिव पावर्स किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती हैं। और साथ ही साथ एक मेन बड़ी बात उन्होंने की, उनका कोई कमेटी नहीं बनी, कमेटी बनने की तरदीद कर दिया उन्होंने। एक उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद अब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे एक पेज पर आकर बैठे और कराची के मसाइल के हल के ऊपर अब बात होगी, लेकिन एकदम से इस तरह का बयान सामने आ गया। सारी उम्मीदें जो कराची वालों ने आप लोगों से लगा ली थी वो तो टूट गई। देखो बीबी, अव्वल तो यह है कि यदि मैं इस बात पर हैरान हूं कि ये कमेटी वगैरह किस तरह बनाई गई है, इसकी क्वालिटी से बनाई गई है, ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल और हैसियत क्या है। तो यहाँ पे चलो कि आइन में और कानून में किसी तरह भी कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी के एग्जीक्यूटिव पावर्स को खत्म करके आप जो है ना आप एक कमेटी डालें और कमेटी के जरिए आप बात के जो अफेयर्स हैं उसको चला लें। ये बात अलग है कि आप जोड़ दें कि भाई ये गवर्नमेंट सही कर रही है या गवर्नमेंट है ना सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रहे, लेकिन ये फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन जो कमेटी की है इसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इसकी हैसियत क्या है। मैं नहीं समझता हूँ कि यानी सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और अदालत हो या इवन चीफ मिनिस्टर हो कि जो अपने डेलीगेट अपने पावर या कैबिनेट के पावर को वो किसी कमेटी को डेलीगेट करे। ये इंतहाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर ये कमेटी बनेगी भी तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कमेटी है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस जो है ना वो बनना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि कमेटी नहीं बननी चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये आपने सिंध में एक पैरेलल हुकूमत बनाई है। किस तरह मुमकिन है कि कैबिनेट के बगैर जो है ना, क्योंकि इख्तियारात हमेशा कैबिनेट के पास और कैबिनेट को इख्तियारात चीफ को जो है ना वो सौंप देती है। तो चीफ मिनिस्टर आईनी लिहाज से या कोई अथॉरिटी को वो कोई यानी कोई शख्स पावर डेलीगेट नहीं कर सकता
वो कमेटी। और अब आप देखेंगे कमेटी के मेंबरान ये कहते हैं कि हमें जब इख्तियारात नहीं होंगे हम कुछ काम नहीं कर सकते। ये फॉर्मेशन ऑफ कमेटी खुद इलीगल है और खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी बलोच नहीं साहब, होना चाहिए। बलोच साहब नहीं माजद, कर सकते। ठीक है बलोच साहब, माजद के साथ कमेटी के बारे में इसकी डायनामिक्स 24 घंटे के अंदर अंदर चेंज हो गई हैं। देखें, ये बात अगर आप माजद के साथ कहते हैं कि जी कमेटी की कोई हैसियत नहीं है, बन नहीं सकती है, तो इसमें बाकायदा तौर पे आपके लोग शरीक हुए, पीटीआई के लोग शरीक तो हुए, तीन एमके लोग शरीक शरीक की हुए बात की। और इसको एक्सेप्ट किया गया और सब ने इसको हेल भी किया। और फिर बाकायदा तौर पे बात भी सामने आ गई कि मुराद अली शाह साहब भी इस कमेटी को हेड करेंगे। असल मसला जो है जिस पे आप कमेंट कीजिएगा, जिस पे मुझे भी गुस्सा भी है, रंज भी है, कि ये जो बयानात आए इसमें आप देख लें, जिस तरीके से शहबाज गिल साहब का बयान आया टोटली अनकॉल्ड फॉर था कि जी आप कमेटी के सरबराह हैं लेकिन आपको लूट मार की इजाज़त नहीं है। अभी एक दिन पहले एक मीटिंग बैठती है, उसमें एनडीएमए जो है ना उसको एक रोल दिया गया कि जी कचरा उठाया जाएगा, बेहतरी की जाएगी, जनरल अफसर वहाँ बैठते हैं, जनरल अफसर वहाँ बैठते हैं। अब सवाल तो यह है कि जी उसकी तरफ से बयान इस तरह का आया, फिर चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से आया, फिर बाकी लोगों की, फिर साथ ही हमने देखा कि सिंध के और लोग भी, वो शेख साहब हैं, अलीम आदिल शेख साहब, वो भी बोल पड़े। सवाल इस वक्त यह है कि एक बड़ा एफर्ट हुआ था और एक लीड रोल दिया गया था मुराद अली शाह साहब को। अभी कमेटी ने मीट करना था, जुमेरात को मीटिंगें शुरू होनी थी, ये पहले से बोलना जो शुरू कर दिया, मामलात यहाँ पे ख़राब हुए। मेरा अपना ख्याल ये है, और सवाल का जवाब भी साथ आप ले लीजिएगा, सवाल ले लें बलोच साहब, कि आपके ख्याल में जब हम लीड रोल ही दे रहे हैं, हुकूमत लीड रोल दे रही है फेडरल गवर्नमेंट में बैठ के चीफ मिनिस्टर साहब को, तो फिर ठीक है वो अपनी मर्जी से करेंगे। बीच में बयानात जो आए हैं ये इन्होंने काम खराब कर दिया। जी जी बलोच साहब, आप हमें सुन सकते हैं? हेलो जी आप सुन सकते हैं हमें बलोच साहब? जी अभी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था बलोच साहब कि अब सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि कमेटी तो बन गई थी, इसमें तीनों पार्टियां शरीक थी, बड़ा अच्छा फैसला था, बड़ा अहसन कदम था, इस पे लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया, चीफ मिनिस्टर साहब को कमेटी की सरबराही भी दे दी गई है। बीच में जो एकदम से 24 घंटे के अंदर बयानात आए, शहबाज गिल साहब जो प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्समैन हैं या फेडरल गवर्नमेंट के हैं, वो हर काम खराब करने के लिए उनको शायद उन्होंने रखा हुआ है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब का भी बयान आ गया, अलीम आदिल शेख का भी आया, फिर आपके लोग और लोगों का भी बयानात आ गए। सवाल अगर मैं आपसे करूं कि जब मुराद अली शाह साहब को सीट पे बिठा दिया गया, उनको अथॉरिटी दे दी गई, तो काम करना चाहिए था। जुमेरात से फॉर्मल मीटिंग शुरू होनी है, उससे पहले बयानबाजी करके मामले को खराब कर दिया गया। जी बलोच साहब। जी भाई, बात देखिए, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो बात नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। बात मुराद अली शाह की नहीं है, बात चीफ मिनिस्टर की नहीं है, बात उस कमेटी की लीगल अथॉरिटी की है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है किसी के यानी किसी खास इशू पे या किसी खास मतलब पे आप जो है ना लीगल जो राइट है किसी के, तो आप उठा के किसी एक कमेटी फॉर्म करें, ये कहां पे ये बात है? मैं तो अब बलोच साहब, माजद के साथ आपके पीपल्स पार्टी के लोग उस मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया। बुनियादी ये नहीं है कि भाई किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। ये अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट की भी नहीं है, ये अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं है, ये अथॉरिटी यानी इवन मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर की अपनी भी नहीं है। ये बात इवन आप देख लें कि ये अगर सिंध की जो कैबिनेट है अगर वो भी डिसाइड कर ले तो वो भी ये नहीं कर सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये पावर आप किस तरह की आपको डेलीगेट कर सकते हैं? ये जरूर आप कहेंगे मुर्तजा वहाब साहब ने इस कमेटी की कंफर्मेशन भी दी थी। आप टारगेट दे देंगे कि इतने दिनों में आप करें, अगर वो नहीं कर सकते तो कर सकते। ठीक है, ऑडियो का थोड़ा साबित बलोच साहब, यहाँ पर ऑडियो थोड़ा सा इशू आ रहा है आपकी, मैं भी जानिब जा रही, ब्रेक के बाद यहीं से इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिर साहब, ज्यादा बहस में नहीं पड़ते, वन लाइनर सा क्वेश्चन है कि अगर फर्स्ट टाइम विफाक और सिंध हुकूमत मिल बैठकर कराची के मसाइल पर बात कर रहे थे तो ये अच्छा नहीं था? पता नहीं आपकी आवाज मेरी समझ में नहीं आई। आपको मेरी आवाज अभी आ रही है? वो डबल हो रही है आपकी आवाज।
चलिए, जितनी देर में ऑडियो ठीक होती है मैं एहतशाम साहब आपकी जानिब आऊंगी। एहतशाम साहब, पहले भी कमेटियां बनती रहीं, बार बार बातें सामने आती रहीं, लेकिन कोई खासी डेवलपमेंट उनमें हमने नहीं देखी। अब जब ये दोबारा से कमेटी बनी और कहा गया कि कुछ इस तरह के मुक़द्दर हल्के भी इसमें इन्वॉल्व हैं, कमेटी बनाई गई है, अब शायद चीज़ें अलाइन होकर चलें, लेकिन हमने फिर देखा कि फिर वही चीज़ें दोबारा से मिसलीड होना शुरू हो गई, हर कोई अपने बयानात दे रहा है। किस तरह से मामला हल होगा? देखिए, कराची के स्टेक होल्डर तो बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शौक नहीं है। और इस वक्त तो पीपल्स पार्टी और उसके बाद आप देख लें पीटीआई और एमक्यूएम 3 रह गए, और एमक्यूएम से ज़्यादा पीटीआई की ज़्यादा सीटें। अब मसला कराची का ज़्यादा झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि पीटीआई वाले लोग कहते हैं कि जी कराची हमारा शहर है, हमने ज़्यादा वोटें यहाँ से लिए हैं, अब हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता कराची के हवाले से। भाई ठीक बात है, लेकिन सिंध में बहरहाल उनकी हुकूमत भी है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है, एमक्यूएम का भी बहरहाल अपनी जगह एक रोल मौजूद है। सवाल ये है कि ये इनसिक्योरिटी दोनों तरफ से क्यों है। अब ये क्यों बार बार कहा जाता है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उनका बयान आता है कि जी ये कराची को अलहदा करना चाहते हैं, या बाकी लोग उनकी ये बात कर रहे होते हैं, या है कि जी या ये इख्तियारात छीनना चाहते हैं, कभी सदारती कहते हैं, अपना गवर्नर राज लगाने की बात करते हैं, 18वीं तरमीम के हटाने की बात करते हैं। देखिए, मसला नहीं है, मसला बड़ा सिंपल है कि कारकर्दगी नहीं दिखा रही जाएगी। और उनके 3 बड़े मसले, जिनमें सबसे बड़ा मसला है कि 1 बरस हो गया है पूरा शहर कराची जो है ना कचरे से भर गया, लेके सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, ट्रांसपोर्ट बुरे हालों में है, कोई चीज़ ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी तो बाद में है ना, जो फौरी तौर पे आप घर से निकलते हैं, कोई चीज़ ठीक नहीं है। तो इस हवाले से लोग अच्छा, अब इस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं जी मैं क्या करूं, अब मेरे पास फंड नहीं है, मुझे इस्लामाबाद पैसे नहीं देता। देखें, आपका कोटा जो पैसों का है वो तो आपको मिलता है, ये तो नहीं है जो NFC अवार्ड के तहत आपको पैसे मिलते हैं। एडिशनल पैसों की जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी, 130 बिलियन रुपए के देने की बात की थी कि जी मैं आऊँगा सिंध, वो खैर गए नहीं, अभी तक उसकी अनाउंसमेंट नहीं हो सकी। फिर बार बार सवाल है कि भी 10 सालों में अब 12 साल आपकी हुकूमत होगी पीपल्स पार्टी की, एमक्यूएम के साथ भी आपके इस हवाले से मिल के आप चलते रहें, लेकिन क्या वजह कि दोनों बावजूद पूरे के पूरे वसाइल एंजॉय किए। मुशर्रफ साहब के ज़माने में तो बहुत पैसा दिया गया था, कोई चीज़ ठीक होने का नाम नहीं ले रही। रूरल सिंध में आप देख लें, कोई तब्दीली नहीं आई। ये फंड जिस तरीके से खाए गए पिए गए, इसका कोई हिसाब नहीं है। मान लिया डोमेन आपका है, कोई नहीं कहता कि सिंध में आपकी हुकूमत है, कोई आपको ये नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा। इंतज़ामी मामलात में आपका जिसको कहते हैं आपका ही मामला है, आप ही उसको चलाएंगे, आपको कुछ छीनने जा रहा है। अब सवाल ये, कारकर्दगी जब नहीं होती, हालात ख़राब होते हैं, जब सब तबका के लोग शोर करना शुरू करते हैं, क्यों आप देख लें कि ताजर बरादरी कहती है जी 10 साल के लिए फ़ौज के हवाले कर दिया जाए। जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो मतलब वो शहर बुरे हालों में है। कोई बारिशें अब 3-4 सालों से बहुत बुरा हाल हो रहा है। अब तो हमने देख लिया, रिकॉर्ड के तौर पे ये देखना चाहिए कि कोई ना कोई तो एफर्ट होने चाहिए थे ठीक करने के लिए। अब NDMA को जिस तरह शामिल किया गया, मेरा अपना ख्याल है कि अच्छी शुरुआत हो सकती थी। अब जिस तरीके से साबिर बलोच साहब कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं है कमेटी की, अब देख सब लोग उसमें बैठे थे, पीपल्स पार्टी PTI के लोग बैठे, एमकॉम बैठे, हुकूमत ने कंफर्मेशन भी दी है, कंफर्मेशन दी, सारी बातें होगी, ठीक है। उनका ज़ाती नुक्ता नज़र हो सकता है, सवाल है कि उनकी पार्टी की लीडरशिप ने इसको माना, इसको अप्रिशिएट किया। और हम तवक्को कर रहे थे कि जुमेरात को मीटिंग जब शुरू हो जाएंगी तो एक एजेंडा बनेगा, SOPs बनेंगे कि सिंध को चलाने, कराची को ठीक करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, लोगों के मसाइल मुश्किलात को कैसे दूर करना। उस तरफ अभी गए नहीं, बयानबाजी शुरू होगी। इससे मुझे ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया है कि माजरत के साथ चाहे PTI के लोग अंदर बैठे हैं, पीपल्स पार्टी में लोग वो मामलात को ख़राब कर रहे हैं। साबिर बलोच साहब को, सर आपको मेरी ऑडियो आ रही है इस वक्त? ठीक आ रही है, ठीक है सर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 1 लाइनर सा क्वेश्चन है। जानना ये चाह रही थी कि जिस तरह से कमेटियां बनाई गई और सिंध हुकूमत की जानिब से कंफर्मेशन भी ली गई और उन्होंने हाँ भी किया कि हाँ कमेटी बन रही है, हम कराची के मसाइल पर मिल बैठकर बात भी करेंगे, एकदम से फिर कहा यह गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा कि अगर कराची के मसाइल के हल के लिए अगर सिंध हुकूमत और विफाक अगर एक पेज पर आकर बैठ ही गए थे तो ये अच्छी बात नहीं थे कराची के अवाम के लिए? नहीं, देखो मैं जो आप मारियम, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि आईनी लिहाज से, कानूनी लिहाज से कोई अथॉरिटी, कोई शख्स, कोई अदालत वो एग्जीक्यूटिव पावर को डेलीगेट नहीं कर सकता किसी और को। देखें, ये जो कमेटी अगर सिंध ने बनाई है, सिंध गवर्नमेंट ने बनाई है, फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे बनाई गई,
या किसी एजेंसी के कहने पे बनाई गई या सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनाई गई, ये कमेटी बनाई नहीं जा सकती। ये कमेटी खुद एक इलीगल कमेटी है। तो ये जो मेरे भाई फरमा रहे हैं कि जनाब के उसके वो टर्म्स एंड कंडीशन को वो बता रहे हैं कि इस तरह होगा इस तरह होगा, वो टर्म्स एंड कंडीशन, वो वे ऑफ वर्किंग, वो खुद इलीगल है। ये हो नहीं सकता कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहे वो अच्छा कर रहा है या वो बुरा कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप एक हुकूमत जो इलेक्टेड है, जो आईनी लिहाज से मौजूद है, यहाँ पर मामला को चलाने के लिए आप कमेटी नहीं बना सकते। उस कमेटी को आप किस अथॉरिटी के तहत आप पावर डेलीगेट कर देते हो। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको अर्ज कर लूं कि ये सारा मामला कचरे पे आ गया है। वही कराची का जो कचरा है, कराची में जो सफाई का काम है, वो अब आप देख रहे हैं कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, पनीर का कैंटोनमेंट बोर्ड है, अच्छा आपका लोकल गवर्नमेंट के लोग हैं, ये सब अपने अपनी जगह पर जिम्मेदार हैं। इसकी जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो इन सब लोगों को जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं कराची की सफाई में, उनसे पकड़ के उनके जरिए सफाइयां करवाएं, उनसे पूछ करें। ये क्या क्या बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जो है ना जो बनाई गई है, वह मेरी बुनियादें जो मैं जिस चीज में एम्फसाइज कर रहा हूँ वो ये है कि वो कमेटी खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो आप उसे क्या कंपटीशन बनाएंगे मेरे भाई? आप क्या उसमें बैठ लेंगे? आप क्या आप दूसरा कदम आप उठा ही नहीं सकते, तो आप किस तरह? अच्छा चले बलोच साहब, बात तो नहीं है ना बलोच साहब, सवाल माजत के साथ आप भी सवाल का जवाब दे दें। इन प्रिंसिपल तो शायद आपकी बात सही हो। आइन और कानून के जरिए है, सुप्रीम कोर्ट एक आइन और कानून के जरिए जो ना उसको इख्तियार दिए गए वो फैसला करती है। आपका आर्मी फौज कानून के ताबे है। तो आप इस मामले में सिंध में आप किस तरीके से जो है गैर कानूनी करके आप कमेटियां बनाएंगे? वो कमेटी किसी की कंसेंट पे या एक ग्रोथ की कंसेंट पे, चाहे वो वजीर आला हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, कोई भी उस पहले भी किया है कि उसकी एग्जेक्शन खुद जो है वो उसकी हैसियत कुछ नहीं है। तो आगे आप क्या अगर आप दूसरा कदम नहीं उठा सकते। लेकिन बलोच साहब सवाल ये है, या वो नहीं होगा, ये दिया जा रहा है बलोच साहब, बलोच साहब ओके, माजत के साथ बलोच साहब आप एक बात किए चले जा रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का बनाना। आप मुझे बता दीजिए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आपकी सिंध गवर्नमेंट के बंदे उसमें क्यों शरीक हुए थे? वो उसमें बैठे थे, फैसला हुआ था कि जी आइंदा से मिल के बैठ के काम करेंगे, जुमेरात से फॉर्मल मीटिंग होगी। चीफ मिनिस्टर पहले मुझे बताएं फैसला किसने किया था? ये देखे ना, फैसला जिसने भी किया उसको इंडोर्स किसी ने किया। चीफ मुराद अली शाह साहब ने उसको इंडोर्स किया कि नहीं किया? तो कमेटी में आकर बैठे ना। आप मेरी बात सुने, जी जी, आप ये ना कहें कि जिसने भी फैसला किया था, वो जिसने कौन है? मैं वही तो आप कर रहा हूँ, आपने जिसने भी किया था उसने गलत किया था। अगर सिंध के मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर गए तो गलत उन लोगों ने किया है। चले ये तो फिर बहस ही कुछ और हो गई ना। ये तो आपने सवाल उठा दिया अपनी क़यादत के ऊपर कि वो गए भी हैं तो गलत गए हैं। ये तो आप उनसे पूछें, आप उनसे पूछें क्यों गए। लेकिन सवाल जो मारिया ने पूछा था वो वसीम बदामी के बकौल बड़ा मासूमाना सवाल था कि भी अगर वफाक और सिंध मिल के बैठ के अगर काम करते हैं, कराची के हालात ठीक होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए कि आप मुझे बताएं कि ये लीगलिटी में आईनी लिहाज से कहां पर है किसी के वफाक को सूबे इकट्ठे मिलकर काम कर दे? वफाक को चाहिए कि वो सूबे की मदद करे। वफाक को चाहिए कि वो जो है ना वो उसको जो है ना वो रिसोर्सेज उसके लिए पैदा करे। अगर किसके पास नहीं है, किसी सूबे के पास नहीं है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि आप पावर शेयर करें। पावर शेयरिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो हो नहीं सकती। ये काम सिर्फ गवर्नमेंट का है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट सिंध के अंदर बैठ के अपने दूसरे जो आपके कॉर्पोरेशन है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको पूछ सकती है। अगर आपको ये काम अगर करना है तो आप सिंध गवर्नमेंट को करें कि वो रूल्स बनाए लोकल बॉडीज के। अच्छा, उसको सिंध गवर्नमेंट अपॉइंट करे या इलेक्शन करे, जो भी चले, एक आईनी बॉडी बना के उसके जरिए काम करे।
ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर साबिर साहब मैं ब्रेक के बाद ना आपसे ही पूछती हूँ। ठीक है साबिर साहब, ब्रेक के बाद मैं आपसे ही पूछूंगी, हम साहब से ही पूछूंगी, अगर ये कमेटी आइन के मुताबिक नहीं है तो फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है, किस तरह से ये मसाइल हल होंगे? नाज़रीन साथ रहिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन बलोच साहब ये कह रहे हैं कि कमेटी बनना गैर आइनी है, तो बलोच साहब आप ही बता दें कि अगर तो कमेटी गैर आइनी है तो फिर सोल्यूशन क्या है, मसला किस तरह से हल होगा? देखिए सोल्यूशन इसका ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी सूबाई हुकूमत हो, अगर वहां पर उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो एक काम करने के लिए, तो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए उनके साथ भेजें और उनको वो रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करें। अच्छा, और प्रोवाइड करने के बाद अगर खुद स्टेट गवर्नमेंट को अगर किसी करने के लिए किसी चीज को असिस्टेंस चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट उसका खुद मुतालबा करेगी कि हमें ये असिस्टेंस चाहिए, वो चाहे यानी वो टेक्नोक्रेट की सूरत में है, यानी कि आप लीड नहीं करेंगे, तो फेडरल गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करे। लेकिन तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो काम किया जा रहा है, इवन आप देखिए जो एनडीए में जो यहाँ पर काम कर रही है उसकी भी कोई लीगल उसकी हैसियत नहीं है, वो एक इन्वेजन की सूरत में आ जाता है। आपने इन्वेस्ट किया है, कोई भी हो, कोई गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, तो मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ उसमें ये कि फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वो बैठ के वो प्रोवाइड करे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, यही सिर्फ हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कोई फिर यही ठीक है बलोच साहब, फिर ये मुझे ये भी बता दें, ठीक है ये भी बता दें कि फिर आप लीड नहीं करना चाह रहे, आप लीड नहीं करना चाह रहे, आप लीड नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं विफाक आपके पास आए और आपको बताए किस तरह से काम करना है। नहीं, हमने तो विफाक को कितनी दफा कहा है कि भाई क्या जो हमारे पैसे हैं वो दे दो ताकि हम कुछ काम कर सके। ठीक है, वही बात फंड्स वाली बात फिर से आ गई है एहतशाम साहब, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, देखें कि वो फंड्स दे नहीं रहे, कोऑपरेट नहीं कर रही है। देखिए ये इतना माजर के साथ बलोच साहब जो कह रहे हैं ये इतना आसान काम नहीं, खाली फंड या रिसोर्सेज की बात नहीं है। कमेटी बनाए और कमेटी के जरिए बनाए, ओके, ये कहां कर रही है? देखें रिसोर्सेज की बात मेरा ख्याल है रिसोर्सेज की बात कम है, अब ना ही तो कोई चाह रहा है कि वहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट को बना दी जाए, ना ही कोई सिंध हुकूमत को हटाने जा रहा है, ना ही कोई ये कह रहा है कि जी सिंध के इंतजामी मामलात सिंध से छीन के फेडरल गवर्नमेंट लेना चाह रही है, ना ही ये कोई कह रहा है कि जी कराची को अलहदा करके फेडरल गवर्नमेंट के अंदर दे दिया जाए। ये सवाल ऐसे ही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। असल आप कराची को अलहदा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा ज्यादा, हम नहीं कर रहे अलहदा। आप सुने, मैं कहता हूँ ये तो आप लोगों की तरफ से बात आ रही है कि जी सिंध को कराची को अलहदा किया जा रहा है, सिंध को टेक ओवर किया, कराची को टेक ओवर किया जा रहा है, ये तो आपके लीडर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। देखें बात बलोच साहब इतनी आसान नहीं है। अब मैं आज सुने ना, मैं एक बात करूँ और आप उसका जवाब भी दीजिएगा। देखें बात यह कि इस वक्त सूरत है एक तरफ, अच्छा आप दूसरे अपने गवर्नर साहब के बयान पढ़े, आप एक तरफ सबके फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नर ने जो सब तो कह रहे हैं मेरे बयान को गलत लिया गया चाहिए, ये तो गवर्नर का तो काम नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा बैठ के, इट्स नॉट इन जॉब। देखिए बात यह है कि बलोच साहब सिंपल बात यह है कि जब फेडरल गवर्नमेंट की बात होगी, कारकर्दगी नहीं होगी तो आप भी कहेंगे, मैं भी कहूँगा, क्रिटिसाइज भी करेंगे, तनकीद भरपूर होगी, तो 2 साल से हो रही है। अब सवाल यह है कि कराची जैसा शहर जो है जिस तरीके से बिगड़ गया है, अब आप देख लें जो मैंडेट आपको दिया गया था, आप देख लें जिस तरीके से आपकी पार्टी एमक्यूएम के साथ मिलकर काम करती रही है, कोई चीजें ठीक नहीं हुई बलोच साहब, चीजें नहीं ठीक हुई। आप ये जिम्मेदारी से फरार पीपल्स पार्टी नहीं ले सकती। अब ये खाली बात कहना कि जी हमें फंड दे दें, हम खुद चलाएंगे, फंड तो मिलते हैं आपको, जो आइन के तहत फंड आपको मिलते हैं और बाकी सूबों को मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं। एडिशनल फंड की बात जो है ना वो और बात है। क्या काम हो रहा है, आप बात तो सुने पहले मेरी। कराची इतना बड़ा शहर है, कराची की आबादी को आप देखें, कराची में आप पानी का मसला देखें, कराची में आप ड्रेनेज को देखें, बाकी पाकिस्तान का कौन सा शहर है कि जिसके प्रॉब्लम कराची जैसे प्रॉब्लम? यहाँ पर तो बैठा हुआ लोगों का, आवाम का, पब्लिक का बैठा हुआ समंदर है।
अच्छा, यहाँ पर एमक्यूएम की वजह से मेहरबानी करके आप लोग की वजह से बलोच साहब 12 साल से आपकी हुकूमत है, सर, उसके पीपल्स लिए पार्टी प्लानिंग की, तो होगी ना। आपके ख्याल में कोई सवाल नहीं पूछेगा कारकर्दगी क्या है 12 सालों में? यहाँ पर कितने नाले हैं, नालों को बंद कर दिया गया है, नालों के ऊपर आपने बिल्डिंगें बनाई है, ये किसने किए? अगर इन सबको तो ये चीजें देखनी चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इन चीजों को देखे कि भाई के कहाँ है। सर लेकिन एट द एंड हुकूमत आपकी है, काम आपने करना है। कब्जे को फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि कब्जों को खत्म कर के अंदर पूरा आपका लालू का, ठीक है, मैं इसी पर पूरा आपका सेंट्रल जो है ना आपका कराची है, सारा का सारा जो है ना आपने आपके कब्जे में, आप पार्टी के गुजरने का रास्ता नहीं है। तो ये अच्छा, इस पर आप क्या टेक लेंगे? आपको क्या लग रहा है जो मौक़िफ़ है साबिर अली बलोच साहब का, वो मौक़िफ़ दुरुस्त है? देखिए, सवाल इस वक्त बड़ा अहम है कि कमेटी पे उनके अपने रिजर्वेशन हो सकती है कि कमेटी बननी चाहिए नहीं चाहिए, आनी है नहीं आनी। सवाल यह है कि एक बड़ा एफर्ट किया गया था, इसको सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, आगे चलना चाहिए था। अब सवाल यह है कि जी सिर्फ फंड दे दिया जाए, कारकर्दगी के बारे में कोई ना पूछे, जिम्मेदारी कोई फिक्स ना करे, ऐसा तो नहीं होता। 12 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वहाँ पे हो गए। जिस तरीके से कराची शहर आपने देखा कि मलबे का ढेर बना के रख दिया गया, रोशनियों को शहर का बुरा हाल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी सिर्फ चाहती है कि हमें फंड मिल जाए और हमसे पूछा ना जाए कि क्या किया जा रहा है, खर्च किया गया। अब आपके झगड़े अगर एमक्यूएम के साथ थे वो आपने तय नहीं किए। अब जब सवाल है कराची के मेयर का, अभी 20 तारीख को रिटायर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी मुद्दत, फिर नया वहाँ पे आदमी आएगा, सारी की सारी जिम्मेदारी आप मेयर पे डाल दें, वो तो नहीं। मेरा ख्याल जो जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है, सिंध कराची को ठीक करने की, सूबा सिंध में मामलात को ठीक करने की इंतजामी इख्तियारात सारा लेने के बावजूद वहाँ पे कारकर्दगी नहीं दिखाई गई। हाँ, मैं बात मानता हूँ, गैर ज़रूरी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी हमने देखते हैं कि जिस तरह सवालात उठाए जाते हैं, वो पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त ये कमेटी बनी थी, इसको काम करना चाहिए, और इसके लिए आपकी पार्टी ने और पीटीआई ने, दोनों ने इसको खराब किया। मेरा ख्याल है जो सब गलत हुआ वो। जी ठीक है, प्रोग्राम का वक्त, बहुत शुक्रिया साबिर अली बलोच साहब, आपने प्रोग्राम को अपना वक्त दिया। एट द एंड जो इशू है वो वहीं का वहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ तो लेती हैं, लेकिन जो मसाइल हैं आवाम के वो हल नहीं हो पाते हैं। उम्मीद यही की जा सकती है कि किसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर आएँ, बेशक कमेटी बनाते हैं, जो भी आईनी तरीका इख्तियार किया जाए, लेकिन एट द एंड फायदा आवाम को होना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।